इसके बाद हम लोग सीखते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन आपको पता ही है कि चार नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होते हैं। उसके अलावा आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये भी पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी डायरेक्शंस होते हैं जो कि इनके अलावा भी यूज किए जा सकते हैं। वो कैसे यूज करते हैं इनके बारे में सीखते हैं। जब हम मैप में बनाते हैं तो हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जब भी बनाते हैं तो हमें ईस्ट को राइट में लिखते हैं, नॉर्थ ऊपर होता है, वेस्ट इधर होता है, साउथ इधर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या नॉर्थ ऊपर की तरफ है ये और साउथ नीचे की तरफ है? ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जो व्यू है, ये व्यू कुछ सैटेलाइट से लिया हुआ व्यू। अगर हम इसको थ्री डायमेंशनली समझें कि क्या हो रहा है, तो थ्री डायमेंशनली ये जो डायरेक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके के आते हैं। जिसमें कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। ये दोनों ऑब्वियसली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे या यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, और ये जो डायरेक्शन इसको हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब हॉरिजॉन्टल है, ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं नॉर्थ आगे इधर कहता हूं तो साउथ पीछे हो जाएगा, ईस्ट इधर हो जाएगा और वेस्ट इधर हो जाएगा। नॉर्थ के हमेशा राइट साइड में ईस्ट होता है। नॉर्थ इधर है तो उसके साइड में ईस्ट, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। ठीक है, ऊपर अपवर्ड, नीचे डाउनवर्ड। तो फिर हम लोग मैप में ऐसा क्यों बनाते हैं? ये एक्चुअली सैटेलाइट से देखने वाला व्यू है। कोई अगर सैटेलाइट से इंडिया का मैप देखेगा, इंडिया को देखता है, तो क्या इंडिया का मैप में उसको कश्मीर नॉर्थ की तरफ दिखेगा? तो कश्मीर नॉर्थ की तरफ दिख रहा है, कन्याकुमारी साउथ की तरफ, इधर ईस्टर्न स्टेट्स हैं आसाम वगैरह, इधर वेस्टर्न स्टेट्स हैं गुजरात वगैरह। ठीक है, तो जब हम सैटेलाइट से देखते हैं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम इस तरीके से दिखता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि नॉर्थ ऊपर हो गया। ये सैटेलाइट से देख रहे हैं, चारों चीजें ग्राउंड में ही होंगी। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अलावा कुछ और डायरेक्शंस भी होते हैं। जैसे अगर आप बीचों बीच चले जाते हैं, ये एकदम बीचों बीच चले गए, कहाँ पे? 45 डिग्री, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 है। बीचों बीच जाओगे जिसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। उसी तरीके से इसके बीचों बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। इसके बीचों बीच जाएंगे साउथ वेस्ट, और फिर इसके बीचों बीच जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये तभी होता है जब एग्जैक्टली बीचों बीच मतलब 45 डिग्रीज में आप जाते हो। अगर आप 45 डिग्रीज में नहीं जाते हो, कहीं इधर चले जाते हो, तो ये डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ ईस्ट नहीं कहा जा सकता। तो फिर इसका नाम दिया जाता है। नाम कैसे दिया जाता है? तो उस केस में ये जो एंगल होगा ये 45 नहीं होगा, कुछ और होगा। मान लेते हैं ये 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो हम जब इस एंगल का नाम देंगे तो हम ये कहेंगे कि हम 30 डिग्री मूव किए, 30 डिग्री मूव किए हैं। किस तरफ मूव किए हैं? नॉर्थ और ईस्ट में हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? ये दोनों मेन डायरेक्शन है। तो हम नॉर्थ और ईस्ट में 30 डिग्री मूव किए, किसकी तरफ मूव किए? ईस्ट की तरफ। तो 30 डिग्री ईस्ट। कहां से मूव किए हैं? नॉर्थ। तो इसका नाम होगा 30 डिग्री ईस्ट की तरफ गए हैं, ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से स्टार्ट करके। ठीक है, आप इसका उल्टा भी कह सकते हो कि यहीं से अगर ये एंगल देखते तो 60 डिग्री हो जाता, क्योंकि ये 30 है तो ये 60 हो जाता। बट जनरली मोस्टली हम छोटे एंगल्स लेते हैं, तो ऐसे 45 से जो छोटा एंगल होगा वही एंगल हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ये एंगल मान लो हमको दिया है 15 डिग्रीज, तो हम 15 डिग्रीज गए, किसकी तरफ गए? ईस्ट की तरफ। कहां से गए? साउथ से। तो 15 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, राइट। उसी तरीके से ये जो एंगल है ये मान लो है 20 डिग्री, तो क्या लिखेंगे? 20 डिग्री गए। 20 डिग्री किसकी तरफ गए? वेस्ट की तरफ। कहां से गए? साउथ से। तो मेरे ख्याल से अब आप डायरेक्शन लिख सकते हो कि मेन जो डायरेक्शंस है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो पता है, बीचों बीच के पता है, नॉर्थ ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। लेकिन उसके अलावा किसी और डायरेक्शन में जाओगे तो वो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इनका यूज होता है आगे जाके। तो डायरेक्शंस क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर अगर हमें क्वेश्चन करें सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर, अ मैन ट्रेवल्स 10 मीटर north, then 20 meters east, then
30 meters north, 50 meters साउथ, या साउथ की जगह वेस्ट कर लो, 60 meters ईस्ट। ठीक है, फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट। इनका डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की छोटी शॉर्टेस्ट दूरी होती है, तो इसको आप एक बार ट्राई कर सकते हो। और अगर हमने डायरेक्शन बनाने सीखे हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो अगर आपने इस तरीके से करना चाहा कि हम एक एक करके इसको बनाते कि 10 मीटर नॉर्थ गया है तो 10 मीटर हमने नॉर्थ बना दिया, फिर हमने बना दिया 20 मीटर ईस्ट तो ये 20 मीटर ईस्ट बना दिया। ठीक है, फिर वो गया 30 मीटर्स नॉर्थ तो फिर से 30 मीटर नॉर्थ बना दिया। उसके बाद वो गया 50 मीटर्स वेस्ट तो उसने 50 मीटर्स वेस्ट बना दिया। ठीक है, और फिर वो जाता है 60 मीटर्स ईस्ट। वेस्ट के बाद ईस्ट मत लिखो, ईस्ट की जगह साउथ लिख लो। ठीक है, तो अगर ये 60 मीटर साउथ जाता तो कहीं यहाँ चला गया। अब हमको उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ये होता है कि इनिशियल अगर यहाँ था, फाइनल यहाँ था, तो ये जो दूरी आएगी ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको हम कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर तरीका ये होगा। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये जो लेंथ दिख रही है ये लेंथ निकाली जा सकती है। अगर आपको ये वाली लेंथ पता चल जाए और ये लेंथ पता चल जाए तो ये निकाली जा सकती है। अब ये लेंथ कैसे निकलेगी? ये पूरा 50 है, ये 20 है, तो क्या ये 20 है और ये 50 है तो इतना 30 कह सकते हैं? समझ में आई बात? ये 20 है, ये 50 है, तो इतना 30 कह सकते हैं। उसी तरीके से ये 10 और 30 मिला के कितना हो गया? 40, और नीचे कितना आया है? 60। तो ये 40 है, ये 40 है और ये 60 है, तो ये कितना बचेगा? 20। ये 30 है, ये 20 है, तो क्या इसकी लेंथ निकाल सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 9 13, तो ये हो जाएगा 10 रूट 13 मीटर। ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एक तरीका ये, लेकिन इससे बेहतर तरीका ये होगा कि आप जितने भी वेक्टर्स हैं, इससे एक्चुअली मैं इसको और भी बढ़ा सकता था। ठीक है, बहुत सारे 10-12 और दे देता तो बहुत लेंदी हो जाता है, इस तरह का डायग्राम बहुत लेंदी हो जाता। तो इससे बेहतर है कि हम इस सारे वेक्टर्स के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, जैसा मैंने कहा कि वेक्टर को आप हमेशा ऑरिजिन से ही स्टार्ट करो, तो सारे वेक्टर हम ऑरिजिन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर ऑरिजिन स्टार्ट करें तो कौन कौन से वेक्टर्स हैं? 10 मीटर नॉर्थ हमने बना दिया, 10 मीटर नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद 20 मीटर ईस्ट, यहीं से स्टार्ट करेंगे 20 मीटर ईस्ट। उसके बाद कितना आ गया? 30 मीटर नॉर्थ, तो फिर से हमने बना दिया 30 मीटर नॉर्थ। फिर आ गया 50 मीटर वेस्ट, तो हमने बना दिया 50 मीटर्स वेस्ट, और आ गया 60 मीटर साउथ, 60 मीटर साउथ। ये डायग्राम। ठीक है, अब इस डायग्राम में जो एक तरफ है वो दोनों जोड़ देंगे, तो 30 और 10 जुड़ के 40 आ जाएगा, और जो दूसरी तरफ है वो उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या इसी डायग्राम को अगर हम फिर से एक बार बनाएं, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो क्या 30 और 10 जोड़ के 40 है ऊपर, 60 है नीचे, तो नीचे कितना बचेगा? नीचे बचेगा 20। ठीक है, 60 नीचे है, 40 ऊपर है, तो 20 बचेगा। उसी तरीके से 50 लेफ्ट में है और 20 राइट में है, तो इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा 30। अब ये 30 और 20 बच गया। ठीक है, 30 और 20 बच गया, तो क्या खाली दो ही वेक्टर बचे? और दो वेक्टर के रिजल्ट निकालने का तरीका हमको पता है, एडिशन करने का तरीका पता है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट आता है अंडर रूट ऑफ, रिजल्ट जो आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, कितना एंगल इनके बीच में? 90, और cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो कितना बचेगा? अंडर रूट ऑफ 900 प्लस 400 इज इक्वल टू 10 रूट 30। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक ही डायग्राम में सब कुछ बनाएंगे, सबको ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे, एक तरफ वाले जितने हैं उनको जोड़ देंगे,
ठीक है, अपोजिट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, आपको सिर्फ एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल, सिर्फ एक मिलेगा वर्टिकल, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्शन का यूज करते हैं। अगर हमसे ये पूछता है कि इसी क्वेश्चन में फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमको डायरेक्शन भी पूछता तो हम इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी बता सकते हैं। कैसे बताते हैं डायरेक्शन, ये 30 है, ये 20 है, तो कोई भी ले लो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो मैं इस एंगल को निकालना चाहता, ये एंगल मान लो मैं थीटा कहता, ठीक है, क्या ये 20 है, ये लेंथ 20 है, तो इस लेंथ को भी 20 में कह सकता हूँ, ये लेंथ भी 20 हो जाएगी। और फिर क्या तुमको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू जरा बताना कितना होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू 20/30, इतनी होनी चाहिए, मतलब 2/3 होनी चाहिए। ये tan थीटा की वैल्यू हो गई। tan थीटा की वैल्यू इतनी हो गई तो हम थीटा को लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 2/3। अब ये थीटा कितना एंगल है डिग्रीज में हमें नहीं पता, बट हम थीटा को ऐसे लिख देंगे। अब क्या तुम ये कह सकते हो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये थीटा डिग्री गया है, थीटा डिग्री यहां से गया है, किसकी तरफ गया है, साउथ की तरफ। कहां से गया है, वेस्ट से। तो क्या हम इसका डायरेक्शन लिख सकते हैं, थीटा ऑफ कितना, साउथ ऑफ, या आप ऐसा लिख सकते हो tan इनवर्स 2/3 किसकी तरफ है, ये एंगल साउथ की तरफ, साउथ ऑफ कहां से आए हैं हम लोग, ये उसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर डायरेक्शन पूछता तो आप इस एंगल को निकाल लेते, एंगल निकालने के लिए क्या करते, ज्योमेट्री का यूज करते। ये 20 है तो ये भी 20 है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये थीटा आ गया। अब ये थीटा अगर 15 डिग्री होता हम लिखते 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, अगर थीटा है इतना तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 2/3 साउथ ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है वो यूनिट वेक्टर का है। यूनिट वेक्टर हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्या होता है। यूनिट वेक्टर एक वेक्टर तो है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 के बराबर। इसकी ज़रूरत बहुत जगह पे पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका यूज़ हर जगह फिजिक्स में होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान से समझना है यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या तरीका यूज करते थे, हम किसी वेक्टर के ऊपर कैप बनाते हैं। ठीक है, एरो बनाते हैं तो वो एक नॉर्मल वेक्टर होता है, कैप बनाते हैं तो वो यूनिट वेक्टर होता है। ए कैप हो गया, बी कैप हो गया, आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, कोई भी सिंबल के ऊपर अगर हम कैप बनाते हैं तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट। यूनिट का मतलब वेलोसिटी होगी तो 1 मीटर पर सेकेंड, फोर्स होगा तो 1 न्यूटन, एक्सेलरेशन होगा तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम, कैसे हम इसको यूज करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इस बात को समझा जाए। किसी भी वेक्टर को हम जब बनाते हैं तो वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसके पास डायरेक्शन। इन दो चीजों की मदद से कोई भी वेक्टर का फॉर्मेशन होता है। ऑब्वियसली वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा होगा तभी उसको वेक्टर कहा जाएगा, लेकिन वेक्टर है तो ये दोनों चीजें उसके पास रहती रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, तो 10 उसका मैग्नीट्यूड हो गया और नॉर्थ उसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अगर मैंने इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब जैसे 10 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में था तो मैंने 10 से ही डिवाइड कर दिया, तो जब 10 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो फोर्स अभी भी है 1 न्यूटन का फोर्स है, पहले 10 न्यूटन था, 10 से डिवाइड कर दिया तो 1 न्यूटन का फोर्स हो गया, डायरेक्शन नॉर्थ के बराबर। जैसे ही ये वैल्यू 1 की आ गई तो इसकी मैग्नीट्यूड जैसे ही 1 यूनिट का हो गया वैसे ये यूनिट वेक्टर बन गया। मतलब यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमने क्या किया, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक, जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड कुछ था, मान लिया 10 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन,
जब उसको उसी के मैग्नीट्यूड 10 से डिवाइड कर देंगे तो अब 1 न्यूटन बचेगा, डायरेक्शन वही नॉर्थ डायरेक्शन होगा, और 1 न्यूटन बचते ही उसको हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर। सिंबल से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमें वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए को अगर आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, वेक्टर को अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये जो यूनिट वेक्टर मिल के आया है इसके पास डायरेक्शन होगा, जो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर था उसके पास भी डायरेक्शन था, डायरेक्शन जो इस वेक्टर के पास था नॉर्थ, वही इस यूनिट वेक्टर के पास भी नॉर्थ का ही डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन इसका यूनिट वेक्टर का और इस ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, बस अंतर ये है कि इस ओरिजिनल वेक्टर का कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता था, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, जैसे ये हो गया वेक्टर ए, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, इसका कुछ डायरेक्शन है, कुछ जरूरी नहीं नॉर्थ में ही हो, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, साउथ वेस्ट भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। अब जब हमने यूनिट वेक्टर निकाला तो यूनिट वेक्टर जो हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पे, इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वही है जो ओरिजिनल वेक्टर का था, डायरेक्शन उसका वही है। तो यूनिट वेक्टर जो हमने निकाला वो कहीं इस तरफ आ जाएगा, इसी के साथ आ जाएगा, इसी तरफ आ जाएगा, जिसको मैंने कहा ए कैप। तो जो यूनिट वेक्टर बना है इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, ये लेंथ 1 यूनिट की है, ठीक है, 1 न्यूटन 1 मीटर पर सेकंड 1 की यूनिट है इसकी, और इस ओरिजिनल वेक्टर की यूनिट कुछ भी हो सकती थी, 10 15 20 कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता था। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर और वेक्टर ये दोनों के डायरेक्शन सेम होते हैं। थोड़ा सा और समझते हैं यूनिट वेक्टर को। अगर ये ए कैप है और मैंने इसकी लेंथ को दुगना कर दिया, ठीक है, मैंने इस की लेंथ को दुगना कर दिया, पहले इसकी लेंथ कितनी थी 1 यूनिट की, अब इसकी लेंथ हो गई है 2 यूनिट की। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 ए कैप, क्योंकि ए कैप में ए कैप जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 ए कैप। उसी तरीके से मैं इसको 3 बार भी जोड़ सकता हूं, और जब 3 बार जोड़ेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको 3 ए कैप, 4 ए कैप, 5 ए कैप, 6 ए कैप। तो कितनी बार आप इसको डबल कर रहे हैं, 2 बार जोड़ रहे हैं तो 2 ए कैप, अगर 3 बार जोड़ रहे हैं तो 3 ए कैप, 10 बार जोड़ेंगे तो 10 ए कैप, इस तरीके से बनता जाएगा। तो हमने जब ये वेक्टर लिखा है, मान लो मैं 3 ए कैप की बात कर रहा हूं, तो ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, 1 किसका मैग्नीट्यूड है, ए कैप। ए कैप को समझने के लिए आप मान लो, समझने के लिए कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो जब सिर्फ 1 ए कैप लिखा है तो 1 उसका मैग्नीट्यूड था, 1 यूनिट उसकी लेंथ थी। जब 2 ए कैप लिखा है तो 2 उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जब 3 ए कैप लिखा है तो 3 उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो जो मैग्नीट्यूड है वो 1 2 3 होते जा रहे हैं, और ए कैप इन सब में कॉमन है। ए कैप क्या बता रहा है, ए कैप बता रहा है कि ये जो वेक्टर बन रहे हैं, चाहे 1 ए कैप हो, 2 ए कैप हो, 3 ए कैप हो, ये सारे वेक्टर्स जो बने हैं इनका डायरेक्शन वेक्टर ए के ही पैरेलल होगा। तो बेसिकली ये जो ए कैप यूनिट वेक्टर है ये यूज कहां हो रहा है, ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज हो रहा है। तो ए कैप बता रहा है कि डायरेक्शन वेक्टर ए के पैरेलल है, और 1 2 3 बता रहे हैं कि उनकी मैग्नीट्यूड की क्या वैल्यू है। तो कोई भी वेक्टर जब हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 5 बी कैप, तो 5 उसका मैग्नीट्यूड है, और बी कैप बता रहा है कि ये वेक्टर वेक्टर बी के पैरेलल है। ठीक है, 10 सी कैप, 10 मैग्नीट्यूड है, और ये वेक्टर वेक्टर सी के पैरेलल है, क्योंकि सी कैप लिखा गया है। ठीक है, तो यहां से हम ये समझ में आती है बात हमें कि ये जो 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ये इसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा होता है, और जो ए कैप लिखा होता है ये इस वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है। तो कोई भी वेक्टर जब हम आगे से लिखते हैं जिसमें यूनिट वेक्टर लगा होगा, तो यूनिट वेक्टर का काम होता है क्या, डायरेक्शन बताने का, और उसके संग जो चीज लगी होगी उसको हम मैग्नीट्यूड बताने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो यूनिट वेक्टर हम लिख रहे हैं इट इज यूज्ड, किसके लिए यूज होता है ये, इट इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। अब जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस।
ठीक है। इन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट वेक्टर डिफाइंड है, उसको हम बदल नहीं सकते, वो पहले से डिफाइंड है। जो एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जाता है इसको हम आई कैप कहते हैं, जो वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जाता है इसको हम जे कैप कहते हैं, और जो जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जाता है उसको हम के कैप कहते हैं। तो जब भी मैं आई कैप कहूंगा आप समझ जाओगे एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन, के कैप का मतलब जेड डायरेक्शन। माइनस आई कैप का मतलब आई कैप को उल्टा कर देंगे, तो आई कैप अगर प्लस एक्स एक्सिस था तो माइनस आई कैप माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो माइनस करते ही बस उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, और ये स्टैंडर्ड है, इसको हम नहीं बदल सकते। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं से हमको मिलता है। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन के बराबर है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, तो अगर एक फोर्स है 7 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको हम वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो 7 न्यूटन में 7 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और हमको डायरेक्शन मिलता है यूनिट वेक्टर से, और एक्स एक्सिस की तरफ कौन हमको डायरेक्शन देता है? आई कैप, तो हम लिख देंगे 7 आई कैप। तो 7 आई कैप एक ऐसा 7 आई कैप, और लास्ट में हम लिख देंगे इसकी यूनिट न्यूटन, क्योंकि फोर्स था। 7 आई कैप न्यूटन बता रहा है कि एक ऐसा फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 7 का है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है। उसी तरीके से मैं लिख सकता था 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 10 का, तो 10 लिख देंगे। वाई एक्सिस की तरफ कौन सा वेक्टर है? जे कैप। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, तो 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड एक ऐसा वेलोसिटी का वेक्टर बन गया है जिसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड 10 है, और जे कैप उसका डायरेक्शन बता रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसकी क्या मैग्नीट्यूड है और क्या उसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन कौन बता रहा है? यूनिट वेक्टर। आगे से हम लोग इन 3 एक्सिस का हमेशा यूज करते रहेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, और उसकी वजह से हम उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे की चीजों को समझने के लिए सिर्फ 2 एक्सिस को कंसीडर करते हैं, तीसरी रहेगी जब जरूरत पड़ेगी मैं उसको बताऊंगा। समझने के लिए सिर्फ 2 एक्सिस की जरूरत यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास सिर्फ 2 एक्सिस होती, मान लो एक एक्सिस होती वाई एक्सिस और एक एक्सिस होती एक्स एक्सिस। ठीक है। अगर कोई भी एक्स एक्सिस की तरफ कोई भी चीज होती, चाहे वेलोसिटी होती या फोर्स होती, तो आई कैप में आ जाती। कोई भी चीज वाई एक्सिस की तरफ होती तो वो जे कैप में आ जाती। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं वो बीच में चली जाए। तो अगर वो कहीं बीच में चली जाएगी तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, इस बात को समझते हैं। ठीक है। और उसको समझने के लिए हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये कह सकते हैं कि हम ये समझना चाहते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसको हम समझना चाहते हैं। तो जब मैं लिखता हूं 7 आई कैप, तो ये बताता है कि 7 कौन सा डायरेक्शन है इसका? एक्स डायरेक्शन है, तो 7 उसका एक्स कंपोनेंट है। जब मैं लिखता हूं 10 जे कैप, तो जे कैप मतलब वाई एक्सिस है, तो 10 उसका वाई कंपोनेंट है। तो अगर मैंने ये 7 आई कैप बनाया था, तो क्या ये लिख सकते हैं 7 आई कैप। ठीक है। 7 आई कैप में मतलब ये वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है, मैग्नीट्यूड 7 है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस है। 10 जे कैप को क्या लिखोगे? 10 जे कैप का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, 10 इधर हो गया, जे कैप इधर हो गया। ये बता रहा है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 का है और डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ है। इन दोनों ही वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट सेम। अगर हम इन दोनों वेक्टर को जोड़ देते, ऐड कर देते, तो पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, और पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करने के बाद ये हमको मिल जाता है उसका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। अब ये जो वेक्टर हमको मिला है, इस वेक्टर को मैं कुछ नाम दे देता हूं। मान लो मैं वेक्टर आर का नाम देता हूं। ये वेक्टर ना तो एक्स में है ना वाई में है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये वेक्टर एक्चुअली इन दोनों से जुड़ के हमको मिला है। तो इस वेक्टर का ये x कंपोनेंट है और इस वेक्टर का ये y कंपोनेंट है। ठीक है। और ये वेक्टर क्योंकि इन दोनों से ऐड करके हमको मिला है, तो क्या वेक्टर r को हम लिख सकते हैं अब 7 आई कैप प्लस 10 जे कैप।
7i प्लस 10j। ये वेक्टर कहीं इधर जा रहा है, 7i प्लस 10j इसका नाम है, और इस वेक्टर के पास दो कंपोनेंट है। इसका जो x कंपोनेंट है वो कितनी लेंथ का है? 7 यूनिट का है। x कंपोनेंट 7 यूनिट का है, और उसका जो y कंपोनेंट है वो कितनी यूनिट का है? वो है 10 यूनिट का। तो इस वेक्टर के पास दो कंपोनेंट हो गए, x एंड y। x कंपोनेंट 7 यूनिट का है, y कंपोनेंट 10 यूनिट का है। तो कभी भी कोई वेक्टर लिखा होगा, जैसे लिखा है मान लो ai कैप प्लस bj कैप, तो a उसका x कंपोनेंट होगा, b उसका y कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब इसी का यूज करते हुए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम ये पता लगाएंगे कि कोई भी वेक्टर अगर हमको जब दिया होता है इस तरीके से, तो ये जो वेक्टर बना है इसकी लेंथ क्या है? लेंथ उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और हम ये भी पता लगाएंगे कि ये कितने एंगल पर जा रहा है। तो जैसे अगर मैंने कोई वेक्टर लिखा है, मान लो कि हमने वेक्टर लिखा है r इज इक्वल टू 2√3i कैप प्लस 2j कैप, ऐसा कोई वेक्टर लिखा है। ये वेक्टर लिखा है तो हम ये समझ गए कि ये वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं? एक x कंपोनेंट है, कितना है? 2√3, तो ये हो जाएगा 2√3i कैप, और एक कंपोनेंट है y की तरफ, ये हो गया 2j कैप। y एक्सिस है, x एक्सिस। इन दोनों कंपोनेंट को अगर हम जोड़ देते तो हमको इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट मिल जाता, और ये वेक्टर का रिजल्ट कौन सा है? ये है 2√3i कैप प्लस 2j कैप। अब हम इंटरेस्टेड हैं इस बात में कि ये जो वेक्टर आया है इन दोनों को जोड़ के इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ कैसे निकाल सकते हो? अगर आप देखें तो आप राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये लेंथ कितनी है? जब मैं लेंथ कहूंगा तो आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो ये लेंथ कितनी है? 2√3 की। ये लेंथ कितनी है? 2 की। ये लेंथ है 2√3 की, ये लेंथ है 2 की। तो क्या हम ये लेंथ निकाल सकते हैं? ये लेंथ कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे, लेंथ का मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जो हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये लेंथ पता है 2√3, ठीक है, ये पता है 2, तो ये दोनों लेंथ पता है, तो उसका लेंथ हमने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 2√3 4 इंटू 3 12 प्लस 4 का मतलब 4। इस वेक्टर r जो हमको मिला है, जो इन दोनों वेक्टर को जोड़कर मिला है, जो यहाँ लिखा है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 के बराबर। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि ये वेक्टर कितने एंगल पर है? x एक्सिस से कितने एंगल पर जा रहा है। तो अगेन उस एंगल को निकालने के लिए tan थीटा इस परपेंडिकुलर की लेंथ अपॉन बेस की लेंथ। लेंथ जब मैं कह रहा हूं तो मैग्नीट्यूड कह रहा हूं, ठीक है, उसमें i कैप j कैप नहीं आता है। तो tan थीटा इज दिस लेंथ। ये लेंथ कितनी है? 2 के बराबर, और ये लेंथ कितनी है? 2√3 के बराबर। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 2√3, मतलब 1/√3। और 1/√3 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू होती है 30 डिग्री। अब इस बात को हम जनरलाइज करते हैं कि किसी भी केस में हम कैसे उसके वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं कहता कि इसका x कंपोनेंट कितना है, तो x कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है? 2√3 है, और y कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, और अगर x कंपोनेंट पता है, y कंपोनेंट पता है, तो अगर आप ध्यान दें तो जब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला गया, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, और कितने एंगल पे ये वेक्टर जा रहा है? थीटा का एंगल जो निकाला गया वो tan थीटा कैसे आया? वो tan थीटा आया 2, मतलब y कंपोनेंट बाई 2√3, 2√3 का मतलब x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट और x कंपोनेंट को डिवाइड कर देंगे 2/2√3, तो हमको tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या इस बात को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि कोई भी वेक्टर अगर हमको दिया होगा, ठीक है, मान लो हमको दिया है वेक्टर r इज इक्वल टू x कंपोनेंट, कोई उसका x कंपोनेंट होगा x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप, ये वेक्टर दिया है। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा? √x
कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, और दूसरी बात हमें क्या निकालनी है, हमें ये निकालना है कि वो कितने एंगल पे जा रहा है, tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा उसका y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा थीटा कौन सा एंगल है, थीटा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर विद कौन सी एक्सिस से, हमेशा हम x एक्सिस से निकालते हैं। तो थीटा का एंगल निकालने के लिए हमने y कंपोनेंट और x कंपोनेंट को डिवाइड किया, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने इस तरीके का यूज किया। ठीक है, ये दो चीजें हमको मिल गई। अब अगर हमको दिया है, मान लो कि वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो क्या हम इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाल सकते हैं, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड एंगल। एंगल का मतलब आप डायरेक्शन कह सकते हो, क्योंकि एंगल के बदलने से उसका डायरेक्शन भी बदलता है। तो कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट 3 का स्क्वायर, y कंपोनेंट 4 का स्क्वायर, तो ये 9 और 16 25 का रूट 5 हो जाएगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा tan थीटा और y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, तो थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 4/3। बस इतना ही छोड़ देना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कितना एंगल होगा। हालांकि आगे बताऊंगा कि ये कितना एंगल होता है, ये 53 डिग्री का होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको थीटा को tan इनवर्स 4/3 ही लिखोगे। ठीक है, तो ये तरीका है जिससे हमें कोई भी वेक्टर अगर दिया होगा तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उसका एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो वेक्टर के x और y कंपोनेंट पॉजिटिव ही हों। ऐसा भी हो सकता है कि किसी वेक्टर का x कंपोनेंट या y कंपोनेंट या दोनों ही कंपोनेंट नेगेटिव हो जाए। तो जब उसके कंपोनेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं तब वो क्या करता है, उसको समझते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर पहले इस तरीके से हमने सीखा x कंपोनेंट y कंपोनेंट होगा तो क्या निकालना है। ये हमने कुछ देर पहले का एग्जाम्पल देखा था। इस एग्जाम्पल में हमने 2√3i कैप प्लस 2j कैप लिखा, दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव थे, हो गया। अगर कहीं पर हमको ऐसा कोई वेक्टर दिया होता, वेक्टर r इज इक्वल टू -2√3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि x कंपोनेंट में नेगेटिव आ गया है, y कंपोनेंट तो वैसे ही रहा लेकिन x कंपोनेंट नेगेटिव आ गया। तो हम जब इस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, कि वेक्टर को जब बनाएंगे हम कि किस तरीके से बनना चाहिए, तो आप ये कह सकते हो कि इसका x कंपोनेंट वाला पार्ट नेगेटिव है, तो x कंपोनेंट कहीं इधर आएगा। ठीक है, y कंपोनेंट का पार्ट पॉजिटिव है, तो y कंपोनेंट तो पॉजिटिव y एक्सिस में ही जाएगा, और इन दोनों को जोड़ के जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अब जो है ये इस क्वाड्रेंट पे हमको मिलेगा। तो ये जो वेक्टर r हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये वेक्टर r सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका x कंपोनेंट नेगेटिव हो गया। ठीक, अब ये जो भी वेक्टर r आया है इसकी हमें लेंथ निकालनी है और मैग्नीट्यूड निकालना है। लेंथ और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें पता है कि मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हमें इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर देना। अगर तुम x कंपोनेंट नेगेटिव लेते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि ये माइनस जो है वो i कैप के संग लगा होता है, इसलिए माइनस i कैप नेगेटिव x एक्सिस आती है। कोई बात नहीं, आप x एक्सिस को अगर -2√3 भी लेते हो, मान लो x कंपोनेंट को कहते हो -2√3 का, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। तो इसकी जो लेंथ है या जो मैग्नीट्यूड है ये उतनी है जितना लेंथ या मैग्नीट्यूड इसके पास आया था 4 का, वही मैग्नीट्यूड इसके पास भी आया है 4 का। अंतर ये है, वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। जब इसका एंगल निकालेंगे tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा इज y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना है, y कंपोनेंट इसके पास है 2 का, और x कंपोनेंट कितना है -2√3 का। यहाँ से दिक्कत ये होती है कि ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और एक बार नेगेटिव आ जाएगी तो फिर tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव में, या तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आती हो, अब मैथ्स के स्टूडेंट हो तो सीख के निकालोगे, नहीं आती है तो भी कोई बात। तब हम क्या करते हैं कि मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था उस फॉर्मूले में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ।
ठीक है। और इस फॉर्मूले में चेंज सिर्फ ये है कि आप यहाँ पर लगा दो मॉडुलस। मॉडुलस लगाने से ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में सारी चीजें पॉजिटिव थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इस क्वेश्चन में x कंपोनेंट नेगेटिव है तो इसलिए हमने मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस लगाने से नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है तो 1/√3 हो गया, और tan थीटा 1/√3 का मतलब थीटा हो गया 30 डिग्री। ये जो थीटा 30 डिग्री का एंगल आया है, ये एंगल किस एक्सिस से निकलता है? हमेशा x एक्सिस से। अब ये जो एंगल थीटा हमने 30 डिग्री निकाला है, ये एंगल थीटा यहां से निकाला है इधर वाली x एक्सिस से। कोई जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस, छोटा एंगल चाहे वो पॉजिटिव, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो यहां से एंगल निकलता, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहां से एंगल निकलेगा। तो ये जो थीटा हमने निकाला है 30 डिग्री, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में वेक्टर है और x एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसके ऊपर हम करते हैं। जैसे मान लो हमको लिखा है वेक्टर r इज इक्वल टू -2√3i कैप -2j कैप। अगर इस वेक्टर को आप देखते हैं तो इस वेक्टर के लिखते ही इसमें हम कह सकते हैं कि इसका x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो x एक्सिस y एक्सिस, x नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। y नेगेटिव है तो y इधर आ जाएगा। x और y दोनों नेगेटिव हैं तो इन दोनों के कंपोनेंट्स लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा इस वेक्टर r का, क्या वो इधर कहीं आ जाएगा? क्यों? क्योंकि x भी नेगेटिव था, y भी नेगेटिव था। अब इधर आने के बाद हमको क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। एक चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा वेक्टर r का? मैग्नीट्यूड निकल जाएगा √x कंपोनेंट। कितना है x कंपोनेंट? अगर तुम -2√3 लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, y कंपोनेंट कितना है? -2 लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, ये आएगा √16 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। हमेशा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लिखना है, ये कहीं रूट लेने के बाद +-4 में माइनस नहीं लिख देना है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। और दूसरा में क्या चाहिए? tan थीटा। tan थीटा कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना है? -2, x कंपोनेंट कितना है? -2√3। ये कितना आ गया? 1/√3। थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। कहाँ से? ये थीटा हमेशा आता है x एक्सिस से, तो ये जो एंगल होगा ये थीटा हो गया और ये 30 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमेशा एंगल x एक्सिस से ही लेंगे। आपको चेक करना है कि कंपोनेंट्स x और y पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसके डायरेक्शन को उस कोऑर्डिनेट पे उसको बनाओगे और फिर उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हो, ठीक है। अगर इतना सीख लिया तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर A is equal to I cap plus j cap and vector B is equal to 4i cap minus 4√3 j cap, ठीक है। इनके बीच का एंगल निकालें, -4i cap minus 4√3 j cap। तो एक बार इसको आप ट्राई करें। सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरीके का रहेगा। हम क्या करते हैं, हम ये दोनों वेक्टर को पहले बनाएंगे कि किस कोऑर्डिनेट में आते हैं। वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, तो उसका x कंपोनेंट 1 है, 1 आई कैप, y कंपोनेंट भी 1 है, 1 जे कैप, 1 आई कैप 1 जे कैप। मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट होगा इसका? इसका कोऑर्डिनेट होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये वेक्टर है, क्यों? क्योंकि इसकी दोनों चीजें पॉजिटिव है। अब इस वेक्टर A का जो एंगल है tan थीटा 1, ये क्या हो जाएगा? y कंपोनेंट 1 है, 1 जे कैप अपॉन x कंपोनेंट कितना है? 1, 1 आई कैप, ये 1। थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। इसका मतलब x एक्सिस से इसने एंगल बनाया है 45 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा जो वेक्टर है -4i कैप -4√3 जे कैप, इसको देखते हैं। इस वेक्टर को देखोगे तो नेगेटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं। x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब इसका जो थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो हमको बना है, ये कुछ इस तरीके से मान लो बना दिया, ठीक है। इसको वेक्टर b का नाम दिया। अब इस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना होगा?
इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सॉरी डायरेक्शन निकालने के लिए अब इसके लिए यूज करेंगे tan थीटा 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y कंपोनेंट कितना है -4√3, x कंपोनेंट कितना है -4, कितना आ जाएगा ये √3, थीटा 2 कितना आ जाएगा फिर 60 डिग्री। कहाँ से एंगल है ये हमेशा x एक्सिस से, तो ये जो एंगल हमको मिलेगा ये 60 डिग्री के बराबर। ठीक, हमको इनके बीच का एंगल पूछा है। कभी भी जो दो वेक्टर्स होते हैं, ये दो वेक्टर्स अगर हैं तो इनके बीच का एंगल हमेशा हम छोटा वाला निकालते हैं। ये बड़ा वाला एंगल 180 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल हो सकता है। अगर ये वेक्टर इधर आ गया, नीचे आ गया, तो आप नीचे से एंगल निकालोगे, ऊपर चला गया तो ऊपर से निकालोगे। इसका मतलब हम जब इनके बीच का एंगल निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? ये 45 पता ही है हमको, ये कितना है 30, 60 है तो 30, और ये कितना है 90, तो इनके बीच कितना हो जाएगा 30 + 20 + 45। तो एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 30 डिग्री + 90 डिग्री + 45 डिग्री। कितना हो गया 120 और दिस 165 डिग्री। ये इसका आंसर होगा जिसमें हमने दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाला। ठीक है, तो आपको कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया होगा i कैप और j कैप के फॉर्म में, तो आप ये पता लगा सकते हो कि वेक्टर किस क्वाड्रेंट में बनेगा। क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस क्वाड्रेंट में बनेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। अगर दो वेक्टर हैं तो दोनों को एक ही डायग्राम में बनाकर हम उनके बीच का एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर कोई वेक्टर जो हमने बनाया i कैप j कैप के फॉर्म में अगर दिया है, ठीक है, तो इसी के ऊपर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। मान लो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू 3i कैप + 4j कैप। ठीक है, हमको यूनिट वेक्टर निकालने को कहते हैं। हमको पता है यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, और हमको कहता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ मतलब जो डायरेक्शन इसका है उसी तरफ, उसी के पैरेलल। तो अगर मैं कहता हूं कि एक यूनिट वेक्टर निकालो वेक्टर A के पैरेलल, मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है A कैप। अगर मैं लिखता कि यूनिट वेक्टर वेक्टर B के डायरेक्शन में निकाल दो B कैप। A कैप कैसे निकालते थे? A कैप निकालते थे वेक्टर A को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, ये फॉर्मूला बताया था यूनिट वेक्टर निकालने का। अब वेक्टर A कितना है? वेक्टर A है 3i कैप + 4j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमको पता है। मैग्नीट्यूड निकलता है x कंपोनेंट मतलब 3 का स्क्वायर + y कंपोनेंट मतलब 4 का स्क्वायर, तो 3i कैप + 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। तो ये A कैप क्या आ जाएगा? A कैप आ जाएगा 3/5 i कैप + 4/5 j कैप। ये बन गया यूनिट वेक्टर। थोड़ा और समझते हैं कि क्या इसका मतलब है। ये जो है एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। चेक कर सकते हो चाहो तो। मान लो मैं चेक करूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है किसी वेक्टर का? √ऑफ x कंपोनेंट कितना है 3/5 का स्क्वायर, y कंपोनेंट कितना है 4/5 का स्क्वायर। ठीक, कितना आ जाएगा ये? √ऑफ 9/25 + 16/25 इज इक्वल टू √25/25 इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो A कैप है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, होना भी चाहिए क्योंकि ये यूनिट वेक्टर था। लेकिन है तो वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन कितना होगा? tan थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना है 4/5, x कंपोनेंट कितना है 3/5, और अगर हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो कितना आ गया tan थीटा 4/3। ठीक है, ये चेक करते हैं कि जो ओरिजिनल वेक्टर हमको दिया था इस वेक्टर का tan थीटा कितना है। तो tan थीटा इसका निकालते तो y कंपोनेंट कितना है 4, x कंपोनेंट कितना है 3, कितना आ गया 4/3। मतलब क्या समझते हैं? ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 5 का आएगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल वेक्टर है। ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 का है, लेकिन यूनिट वेक्टर जो निकला इसका मैग्नीट्यूड 1 का ही। दोनों में कॉमन चीज ये है, जैसा मैंने इसमें पहले बताया था, कि जो डायरेक्शन वेक्टर A का होता है
वही डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर का भी होता है। मतलब जो डायरेक्शन वेक्टर ए का है, वेक्टर ए अगर इतने एंगल पर गया है तो ये जो ए कैप का वेक्टर आया है ये भी उतने ही एंगल पर गया है। तो दोनों के डायरेक्शन एंगल दोनों के सेम है, तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए होगा उसी डायरेक्शन में ए कैप भी होगा। तो अगर हम इसको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाते एक्स और वाई, ठीक है, तो ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है 3, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है 4। किस कोऑर्डिनेट में आता है ये आता फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये होता वेक्टर ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनता, ठीक है। कितने एंगल पे बनता है ये tan थीटा कितना आता, tan थीटा आता 4/3। ये जो यूनिट वेक्टर हमने निकाला है ये भी इसी कोऑर्डिनेट में है और इसका डायरेक्शन उसी तरफ है जिस तरफ हमारे ओरिजिनल वेक्टर जा रहा था, बस इसमें 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, इमेजिन कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो 1 लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड जो वेक्टर ए का था वो 5 के बराबर था। तो जो डायरेक्शन वेक्टर ए का है वही डायरेक्शन ए कैप का भी है, डायरेक्शन सेम है, बस उनके मैग्नीट्यूड जो होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये तरीका है जिससे कि हम किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर को, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमको एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई वेक्टर हमको जो दिया है वो हो सकता है कि मैं तुमसे ये कह सकता हूं कि एक ऐसा वेक्टर बनाओ, ठीक है, वेक्टर बनाने को भी कह सकता है। तो मैं क्वेश्चन इसके ऊपर देता हूं तुम्हें, फाइंड अ वेक्टर, मतलब हमको वेक्टर पता करना है कौन सा है, विच हैज द मैग्नीट्यूड सेम एज द magnitude of vector A is equal to 6i cap plus 8j cap and its direction is parallel to y axis। अब एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है, और डायरेक्शन वाई एक्सिस के पैरेलल है। किसी भी वेक्टर को बनाने के लिए हमको चाहिए होता है क्या क्या, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और हमको चाहिए होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने तुमको पहले से बता दिया है कि हम लोग जब भी डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर की मदद से हमको डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस में बनाना होता है तो आई कैप मिल जाता है, वाई एक्सिस बनाना होता है तो जे कैप मिल जाता है। तो हमको जो वेक्टर बनाना है वो उसका डायरेक्शन किधर है, तो देखो तुम डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब कौन सा डायरेक्शन देगा हमको, जे कैप। यूनिट वेक्टर कौन सा हो गया, जे कैप। और अब हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड उसका इस वेक्टर के बराबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट 6 का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट 8 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 100, कितना आ गया मैग्नीट्यूड 10। तो क्या हम उसका मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं अब 10। तो जो वेक्टर बनाना था उसका मैग्नीट्यूड उतना ही था जितना ये था, जितना इसका मैग्नीट्यूड था। तो इसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो हमें जो वेक्टर बनाना है उसका मैग्नीट्यूड 10 हो गया। और उसका डायरेक्शन किधर था, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो डायरेक्शन दे दिया जे कैप। तो इसका मतलब जिस वेक्टर को बनाने की वो बात कर रहा है उस वेक्टर का नाम क्या है, 10j कैप। इस 10j कैप में 10 उसका मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और डायरेक्शन किधर है, वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब वाई कैप। अगर मैं कहता कि एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालो तो वही एक्स एक्सिस होती तो उसको आई कैप लिख देते, जेड एक्सिस होती तो के कैप लिख देते, ठीक है। इस तरीके से वेक्टर को हम बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई वेक्टर के 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, x, y एंड z, तो उसको कैसे करना, ठीक है। हम लोगों ने 2 कंपोनेंट्स के लिए किया है। 3 कंपोनेंट्स एक्चुअली मैथमेटिक्स में आता है, 3D ज्योमेट्री, उसमें आप मोस्टली पढ़ते हो। फिजिक्स में उसका कोई यूज नहीं होता है। फिजिक्स में अगर x, y, z तीनों कंपोनेंट अगर दिए होते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड का यूज होता है, ठीक है। तो समझते हैं कि 3 डायमेंशनल वेक्टर अगर होता तो हम क्या करते। 3 डायमेंशनल वेक्टर के लिए
उसके तीनों कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट। तो क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो एक क्यूबॉइड में बना, ठीक है। ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इधर कहीं जेड एक्सिस चलेगी, ठीक है। और जो वेक्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ चला जाता है। तो एक तरीके से एक कमरा है, ये एक रूम है जिसमें एक कोने से वेक्टर स्टार्ट होके दूसरे अपोजिटली डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे चला जाता है, ठीक है। ये वेक्टर आर है। इस वेक्टर के एक्चुअली 3 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट x की तरफ है, ये जो दिख रहा है ये इसका x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट की लेंथ है। ये जो दिख रहा है ये y कंपोनेंट है। जब वेक्टर 2 डायमेंशनल होता था तो सिर्फ इसके पास x और y कंपोनेंट होते थे, लेकिन अगर 3 डायमेंशनल है तो इसके पास तीनों कंपोनेंट होंगे, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट, ठीक है। ये इसके x कंपोनेंट की लेंथ है, ये x कंपोनेंट है, ये वाला पार्ट इसका y कंपोनेंट है, और ये वाला पार्ट इसका z कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो वेक्टर बना है, अगर ये 3 कंपोनेंट से बना है तो इस वेक्टर का नाम होगा x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप प्लस z कंपोनेंट k कैप। जब वो 2 डायमेंशनल था तो सिर्फ इन दोनों से काम चल जाता था। अगर 3 डायमेंशनल है तो तीनों हमको कंसीडर करने पड़ेंगे, x कंपोनेंट i कैप, y कंपोनेंट j कैप, z कंपोनेंट k कैप। जैसे हो सकता है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, तो इसके तीनों कंपोनेंट्स। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? तो मैग्नीट्यूड भी वैसे ही निकालेंगे जैसे 2 डायमेंशनल वेक्टर का निकालते थे। क्या होता था उसका मैग्नीट्यूड? x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, इसमें x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर को ऐड करके जोड़ दे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है, जिससे कि हमको ये पूरे वेक्टर की लेंथ आ जाएगी। एक तरीके से ये क्यूबॉइड का डायगोनल है, और अगर क्यूबॉइड की 3 साइड a, b और c होती तो क्यूबॉइड का डायगोनल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता। तो वहीं से ये रिजल्ट भी आता है, ठीक है। अब ये जो वेक्टर आया है इसने x एक्सिस के संग अल्फा का एंगल बनाया, y एक्सिस के साथ बीटा का एंगल बनाया है, और z एक्सिस के संग गामा का एंगल बनाया। ये तीनों एंगल्स अलग अलग होते हैं और इसको हम लोग नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइन का मतलब साइन। तो यहां पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, 3 एंगल्स की हम बात करते हैं और इनको हम नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। हालांकि ये बता रहे हैं डायरेक्शन क्योंकि x एक्सिस से कितने एंगल पर है, y से कितने एंगल पर है, z से कितने एंगल पर, 3 डायमेंशनल है, इसलिए तीनों से अलग अलग एंगल निकालते थे। जब 2 डायमेंशनल होता था तो हम तो सिर्फ x एक्सिस से एंगल निकालकर हमारा काम चल जाता था। 3 डायमेंशनल है तो हमको x से क्या एंगल है, y से क्या है, z से क्या है, तो अल्फा बीटा गामा वो 3 एंगल्स हो गए, और कॉस अगर लगा देते हैं तो उनको हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस निकलते कैसे? तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए अगर आपको कॉस अल्फा चाहिए, ठीक है, तो कॉस अल्फा निकालने के लिए बेसिकली यहाँ से हम जब ड्रॉप करते हैं तो एक परपेंडिकुलर यहाँ पे होता है। ये जो एंगल है ये एक्चुअली 90 डिग्री है। तुम्हें देखने में हो सकता है कि लग रहा होगा 90 डिग्री कैसे है, बट एक्चुअली ये 90 डिग्री का एंगल होता है। इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हमें कॉस अल्फा अगर चाहिए तो इस ट्रायंगल में ये उसका बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे आया है, ठीक है, आपको सिर्फ इसका यूज करना है। मैंने पहले भी कहा कि फिजिक्स में इसका यूज नहीं है, ना के बराबर है, मैथ्स में इसका यूज है, लेकिन अगर कहीं आपसे पूछ लेता, कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो ये समझना है कि कॉस अल्फा जो होता है ये x कंपोनेंट ये रहा और ये रहा, तो ये इस ट्राइंगल में ये इसका बेस है और ये उसका हाइपोटेनस है। तो कॉस अल्फा होता है x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय
एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाई इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। और इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना है तुम निकाल चुके हो, कितना है अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। उसी तरीके से कॉस बीटा होता है तो सेम लॉजिक से कह सकते हैं बीटा वाई एक्सिस एंगल होता है, तो इसको हम कहेंगे वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एंड कॉस गामा इज इक्वल टू जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ। इस तरीके से आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालते हैं, उसको हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। एक जो रिजल्ट है वो भी आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अगर आप इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दें तो तीनों में बेस तो वही आएगा, मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर। और ये जो मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर है तो रूट को इधर ले जाओगे तो मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो नीचे हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर क्या मिलेगा, इन तीनों को जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मिलेगा क्या 1। ये रिजल्ट भी आप चाहो तो याद रख सकते हो जाता है 1। ठीक है, हालांकि हमें फिजिक्स में किस चीज़ की यूज़ करना है, क्या यूज़फुल रहेगा, फिजिक्स में हमें इस बात का यूज़ करना होता है कि अगर कोई वेक्टर हमको दिया हुआ है इस फॉर्म का, x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट फॉर्म का, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, बस इतनी ज़रूरत हमको फिजिक्स में पड़ती है। ये तुम्हारी एक्स्ट्रा समझने के लिए है कि तुम और जानना चाहते हो तो डायरेक्शन कोसाइंस इस तरीके से निकलते हैं। ठीक है, तो अब इसका यूज़ कैसे होता है, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बनाया गया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड of vector r is equal to 2i cap minus 3j cap 6 plus 6k cap। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला आपको पता है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट कितना है 2, y कंपोनेंट कितना है माइनस है तो माइनस लो कोई दिक्कत नहीं, z कंपोनेंट कितना है 6 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 4 प्लस 9 प्लस 36, 36 प्लस 9 इज 45 प्लस 4 इज 49 का रूट कितना आ जाएगा 7। ठीक है, इस तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा तो हमें x, y और z तीनों कंपोनेंट होंगे। 2 डायमेंशनल होगा तो ये 2 कंपोनेंट होंगे। स्क्वायर करके कंपोनेंट को जोड़ते हैं तो मैग्नीट्यूड आता था, यहाँ भी स्क्वायर करके कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो मैग्नीट्यूड हमको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप आर 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये 2 वेक्टर साइड, 2 ट्राइंगल की 2 साइड है। फाइंड द लेंथ ऑफ दी थर्ड साइड। तो इस ट्राइंगल का जो तीसरी साइड होगी उसकी क्या लेंथ है। ठीक है, तो उसको आप ट्राई करें। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि मान लो कि ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ये कोई दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, और इस ट्राइंगल की कोई तीसरी साइड भी होगी, मैंने उसको नाम दे दिया वेक्टर सी का। ठीक है, मैंने इस तरह का ट्राइंगल बनाया, इसमें ए और बी ऑलरेडी 2 साइड थी, तीसरी साइड सी हो गई। मैंने कुछ इस तरीके से रखा है कि ये तीनों एक ही ऑर्डर में आ जाए, और तीनों अगर एक ही ऑर्डर में आ जाएंगे तो हमने सीखा है कि इन तीनों का वेक्टर एडिशन 0 होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों का वेक्टर एडिशन 0 होना चाहिए। तो अगर इन तीनों का वेक्टर एडिशन 0 होना चाहिए तो वेक्टर ए कितना था 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी कितना था माइनस i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर सी कुछ इस तरीके से हमें रखना है कि जिससे कि रिजल्ट कितना आ जाए 0 आ जाए। तो आप देख सकते हैं 2i है माइनस i है, क्या माइनस i कैप और जोड़ देंगे तो i पूरा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। उसी तरह माइनस 3j है प्लस 5j है, माइनस 2j और जोड़ देंगे तो j भी कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। और 6 और 1 7 है, यहाँ माइनस 7k कैप लिख दूंगा तो क्या ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमको क्या मिल गया, हमको ट्राइंगल की तीसरी साइड वेक्टर सी मिल गई,
और वेक्टर सी क्या है, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। और इस तीसरे साइड की जो लेंथ है, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, इस तीसरे साइड की जो लेंथ है वो इसी का मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, x कंपोनेंट -1 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट -2 का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट -7 का स्क्वायर। तो 1 + 4 5 + 49 कितनी आ जाएगी, √53 यूनिट। ये इसकी तीसरी साइड की लेंथ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वेक्टर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमको जो पहले भी हमने पढ़ा है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, उनका यूज करके हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते थे कि अगर ए एक साइड है, बी दूसरी साइड है, तो तीसरी साइड a + b भी मानी जा सकती है। अगर तीसरी साइड को तुम a + b मानते तो तुम a और b को ऐड करके जब a + b निकालते तो उसका मैग्नीट्यूड भी इसी तरीके से निकालते, तो रिजल्ट सेम आता, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। तो फिर से करना होगा इसको, खाली √54 कर, ठीक है, √54 यूनिट आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसका रिजल्ट √54 यूनिट आया। तो जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं वेक्टर्स के ऊपर तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो हम हालांकि हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि तीनों साइड का सम 0 होता है, वेक्टर a + वेक्टर b + वेक्टर c। तुम ऐसा भी सोच सकते थे कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b इस ट्रायंगल की दो साइड्स हैं तो तीसरी साइड को तुम वेक्टर a + वेक्टर b भी मान सकते थे, और वेक्टर a + वेक्टर b मानते तो इन दोनों को जब जोड़ते तो तीसरी साइड आ जाती, उसकी लेंथ भी निकालते, तब भी हमको सेम रिजल्ट यहाँ मिलता। ठीक है।